इनकम टैक्स और जीएसटी ऐसे दो मुद्दे हैं जो सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के बेहद खास हैं, बेहद दिलों के करीब हैं। और जो बजट में इन दोनों मुद्दों पर जो वित्त मंत्री ने ऐलान किया बजट में, उन दोनों की बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, सीबीडीटी चेयरमैन श्री रवि अग्रवाल जी और सीबीएसई चेयरमैन संजय अग्रवाल जी। सर, सीएनबीसी आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल यही आपसे कि जैसे वित्त मंत्री ने इनडायरेक्ट टैक्स पहले बोला और डायरेक्ट टैक्स बाद में बोला, तो ये अंदाजा लग गया था कि इनकम टैक्स के मोर्चे पे कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। ये जो ऐलान हुआ है ये बहुत ही लॉन्ग अवेटेड था, मिडिल क्लास काफी लंबे समय से वेट कर रहा था। इससे कितनी बड़ी राहत आप देख सकते हैं मिडिल क्लास को, और क्या क्या राहतें अगर देखें आम आदमी को इससे मिली हैं, वो जरा आप बताएं। तो सबसे पहले जो है जो राहत मिली है वो टैक्स स्लैब को जो चेंज किया है, और उसमें जो नए रिजीम में उसको फर्दर और बेटर किया है। तो राजस्व अगर हम देखें तो करीब 17,000 करोड़ का राजस्व इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें कि हमने रिलीफ दिया है टैक्स पेयर को। सैलरी क्लास के कंटेक्स में देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया है, पेंशन के कंटेक्स में भी है, वहाँ पर भी बढ़ाया है। सैलरी में फिर जो एनपीएस था उसमें 10% की जगह उसको 14% कर दिया, तो 4% का जो प्राइवेट सैलरी में, यहाँ पर बिजनेस के कंटेक्स्ट में भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को उसमें बेनिफिट मिला है। तो वो भी अपने आप में एक अच्छा बेनिफिट है जो दिया गया है। इसके अलावा टीडीएस के रेट्स को भी रैशनलाइज किया गया है, और उसमें जो लिक्विडिटी ब्लॉक होती थी जी, बिजनेस में जो लिक्विडिटी ब्लॉक होती थी, तो वहाँ पर टीडीएस के रेट्स को कम किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो 1% का जो था वहाँ पर 0.1% भी किया है, और 5% में जनरली 2% किया है। तो लिक्विडिटी ब्लॉक करने का जो इशू था बिजनेस के कंटेक्स्ट में, वो भी कम हुआ है। इसी तरह से टीडीएस के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें सैलरी क्लास का, तो अलग अलग जगह से टीडीएस कटता था और उनका क्रेडिट नहीं मिलता था और बाद में रिफंड लेना पड़ता था, तो उसको भी रैशनलाइज किया गया है। अगर हम प्रोसीजर के हिसाब से देखें तो वहां पर भी जो असेसमेंट के प्रोसीजर्स थे उसको भी हमने कुछ बेटर किया है। असेसमेंट की बात करते हैं, जो रीअसेसमेंट का जो ऐलान किया वित्त मंत्री ने कि टाइम लिमिट को कम किया गया, 10 साल से 5 साल किया गया था, और साथ ही साथ जो इसका जो अपील फाइल करने का जो टाइम है, इसको जो कम किया गया है, उसके पीछे क्या सोच है, क्या किस तरह की राहत इसे मिलेगी? तो इसमें अगर देखें तो जो पहले असेसमेंट्स 6 साल के खुलते थे जी, रीओपन होते थे, तो वो अब जो है 5 साल उसको रीओपनिंग है। सर्च के केसेस में 10 साल तक रीओपनिंग हो जाती थी, उसको भी रिड्यूस करके अब 5 साल कर दिया है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी राहत है। दूसरा कि जो प्रोसीजर्स थे उसके अंदर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, कॉम्प्लेक्स थे, उसको सरल किया है। और इससे क्या है कि जो डिसीजंस हैं वो फास्ट होंगे, ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे, और टैक्स पेयर को भी उसमें राहत मिलेगी। सर्च के प्रोविजंस भी जो हैं, जो पहले थे कि हर एक साल अलग अलग रीओपन होता था, उसको एक कंसोलिडेट कर दिया है, जिससे कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एक जो सीज मटेरियल है, जो भी सर्च के है, वो उसको एक साथ देखा जाए और उसमें एक कंसिस्टेंट व्यू लिया जाए। तो प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफी कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं। और कुछ पेंडिंग इश्यूज खासतौर से अगर देखें, जो विवाद से विश्वास स्कीम है 2024 का ऐलान किया गया है, सो अभी जैसे 2020 में पहले आई थी, ये स्कीम आई थी और काफी सफल रही। करीब 1.25 लाख उसमें करदाता आए शामिल हुए, और राजस्व के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा था। 75,000 करोड़ के करीब का राजस्व मिला। कितना उम्मीद कर रहे हैं इससे? उम्मीद तो पता नहीं, लेकिन यह है कि 5 लाख करीब हमारे पास अपीलें हैं जी, और सभी करदाता इसमें इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो उम्मीद है कि जैसे पिछली बार सफल हुई उसी तरह से इस बार भी सफल होगी जी। सर, एक सवाल आपसे, कस्टम ड्यूटी की, अभी जीएसटी की बात नहीं करूंगा, कस्टम ड्यूटी के मोर्चे पर सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। मतलब अगर देखें तो हर वो चीज जो कि रॉ मटेरियल के तौर पर या हमारी इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी थी, उसको सरकार ने कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करने की कोशिश की। लंबी लिस्ट है, इसके पीछे की क्या सोच है, किस तरह से आप लोगों ने इसको किया, और ये क्या एक्सरसाइज आगे भी चलता रहेगा? क्योंकि वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि इसको हम आगे और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे। देखिए, कस्टम ड्यूटी में जो फेरबदल किए गए हैं, इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि ये फेरबदल जो किए गए, बहुत ही इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा हमने गहन अध्ययन किया। उसके बाद में जो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, जो सप्लाई चेन है जहाँ से ये मटेरियल आते हैं, उसको हमने डाइवर्सिफाई करने के लिए, फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, तथा जो हमारा जो निर्यात में जो उद्योग है उसमें उनको
ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट में बनाने के लिए ये हमारी सोच थी बजट के प्रपोजल को बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे देश में बहुत ही कम वैल्यू पे आयात हो रहे थे और उसमें जो कंट्री जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको कुछ नेचुरल एडवांटेज है, जैसे कि उनके यहाँ नेचुरल गैस होती है, तो अगर उनको जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पर उनको बड़े चीप रेट पे मिल जाती है, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं तो वो यहाँ पे जो डोमेस्टिक सेक्टर में जो उसका प्रोडक्शन होता था उनको वो काफी ज्यादा इस कंपटीशन की वजह से डंपिंग जैसी स्थिति थी। डंपिंग जैसी स्थिति थी, जिसको हम डंपिंग शायद कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, तो उसको भी करेक्ट करने की स्थिति तथा साथ में कुछ ऐसे आइटम्स थे जिसपे कि रेट ऑफ ड्यूटी में इन्वर्जन था कि अपने कच्चे माल पे रेट ऑफ ड्यूटी ज्यादा थी और फिनिश गुड्स पे कम थी। तो इसको अगर मैं आपको और विस्तार में अगर बताऊं तो ऐसा है कि जैसे कई सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसका देश में खनन नहीं होता है और वो बाहर से इंपोर्ट होते थे, लेकिन उस पर ड्यूटी थी 2.5%, 5%, 7.5%। उसको इसमें नील कर दिया गया, जहाँ पे कि उसका कोई भी प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता था या बहुत कम प्रोडक्शन था। तो उसको कम करने से ये है कि उसकी अब प्रोसेसिंग इंडिया में हो सकेगी तथा ये जो आइटम है वो बहुत सारी उद्योगों में यूज़ होते हैं, जैसे कि जिसमें हमारी ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, स्पेस और डिफेंस सेक्टर है, वहाँ पे ये सब रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। जहाँ पर वो रॉ मटेरियल्स इनको जो क्रिटिकल मिनरल्स को यहाँ पे भी उसका कुछ उत्पादन होता था तथा कुछ यहाँ पे कैपेसिटी थी, तो वहाँ पे हमने उसको ड्यूटी को या तो नहीं नील किया है या फिर उसको कम किया है। इसी तरह से जैसे एक्सपोर्ट्स के लिए मैंने बोला तो वहाँ पे हमारे यहाँ से फ्रोजन श्रिम्प का बहुत ज़्यादा निर्यात होता है और उसके लिए जो उसमें जो फीड यूज होता है उस पर 15% ड्यूटी थी, उसको घटा के 5% कर दिया है। तो फीड को बनाने में जो उसके लिए जो कच्चे मटेरियल हैं, जो उसके इनपुट्स हैं, उस पर ड्यूटी को नील कर दिया गया। इससे इसको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सर दो चीज ऐसी थी जिसके बारे में रेट इन्वर्जन के बारे में मैं और बताना चाहूंगा। जैसे कि एक MDI करके इनपुट है जो कि स्पेंडेक्स यार्न के लिए यूज होता है, या जो हमारा जो डाउन फेदर है वो जैकेट्स बनाने में यूज होता है, तो उस पर ड्यूटी रेट कम किया गया, 7.4% से MDI पे 5% किया ताकि स्पेंडेक्स यार्न के बराबर हो जाए। इसी तरह से हमने उन पे अपना जो डाउन फेदर है उस पर ड्यूटी कम करी ताकि जैकेट्स जो बने उसको एक्सपोर्ट में हम प्रोत्साहन दे सकें। तो इस तरह के कई सारे करेक्शंस को ध्यान में रखते हुए इस बजट में प्रपोजल दो चीज की चर्चा है सर, दो आइटम पे। एक तो गोल्ड पे लोगों को उम्मीद नहीं थी और दूसरा स्टील सेक्टर को लेकर बहुत उम्मीदें थी कि स्टील सेक्टर में सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे कि जो बहुत सस्ते रेट पे जो स्टील यहाँ डंपिंग हो रही है उसको रुके। गोल्ड पे ये था कि पता नहीं सरकार करेगी नहीं करेगी। दोनों जो फैसले हुए हैं उसके पीछे क्या रीजन सर? इसके विषय पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टील है, स्टील एक ऐसा आइटम है जो कि देश में काफी बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है और इसका आगे की जो इंडस्ट्री है, चाहे वो अपना मशीन बनाने की हो या वो पाइप्स बनाने की, उसमें इसका यूज होता है। तो स्टील पे अगर कभी भी ड्यूटी रेट में फेरबदल की जाती है या बढ़ाया जाता है तो उसका जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है और जो अल्टीमेटली जो आइटम जो आगे जो एंड कंज्यूमर्स को जाता है उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो इसको बड़ा ध्यान रखकर इस पे निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन स्टील में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। तो जैसे फेरो निकल जो कि एक इनपुट है स्टील बनाने में, तो उस पर ड्यूटी नील कर दी। उसी तरह से जैसे जो उस पर अपना जो स्क्रैप है, स्टील स्क्रैप जिसका इंपोर्ट कंट्री में होता है, उस पर जो एग्जम्पशन था, नील रेट था, उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। इसी तरह जैसे CRGO स्टील जो स्पेशलिटी स्टील है उसके कई इनपुट्स पे ड्यूटी रेट नील कर दिया गया है ताकि स्टील के इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। आपने गोल्ड की बात करी, तो गोल्ड पर क्या है कि जो रेट ऑफ ड्यूटी थी वो जुलाई 2022 में बढ़ा के 15% कर दी गई थी और उस टाइम कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, उसके इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत बढ़ गए थे, करीब $120 पर बैरल हो गया था। उससे हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी स्थिति पे असर पड़ रहा था। इनफैक्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में
ये करीब 2% जीडीपी का हो गया था, जो कि घटकर 0.7% रह गया 2023-24 में। इनफैक्ट उसका जो आखिरी तिमाही था जनवरी से मार्च, उसमें ये सरप्लस रहा। तो उसके अलावा क्या है कि जो गोल्ड है वो हमारे जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल है, और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से बहुत ज़्यादा हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, करीब 50 लाख लोग उसमें काम करते हैं। जुड़े हुए हैं। उसके अलावा निर्यात में भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का बड़ा योगदान है, करीब 8% हमारा एक्सपोर्ट्स इस सेक्टर से होता है। तो उसके लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी हमें प्रपोजल्स रिसीव हुए थे, और इसको सबको ध्यान में रखते हुए, ताकि और साथ में ये भी ध्यान में रखते हुए कि जब ये 15% ड्यूटी हो गई तो शुरू में तो कुछ अपना वॉल्यूम्स घटे, फिर वॉल्यूम बढ़ने लगे, लेकिन वो अपना कई सारे अपना बिलियन के फॉर्म में ना आकर दूसरी फॉर्म में आने लगे। तो उन सबको भी ध्यान में रखा गया। स्मगलिंग के केसेस भी बढ़े तो उसको भी ध्यान में रखा गया। ये सारे के सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि हमें इस क्षेत्र को, अगर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को बढ़ावा देना है तो इस पर रेट ऑफ ड्यूटी घटाने की जरूरत है, और उसी दिशा में ये 15% से घटा के 6% कर दिया। रवि सर से एक सवाल और लूंगा सर कि एंजल टैक्स स्टार्टअप्स के लिए काफी, जब से एंजल टैक्स शुरू हुआ है स्टार्टअप्स काफी परेशान है। हालांकि सरकार ने बार बार उसमें चेंजिंग की, उनको राहत देने की काफी कोशिश की, फाइनली अब इसको हटा दिया गया है। अब इसके पीछे एक तो रीजन बताइए कि इसका हटाने के पीछे क्या, जो मंशा थी वो मंशा उस सरकार की पूरी हो चुकी थी, उससे कोई मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी कोई चीज नहीं हो रही थी, और दूसरा कि अब इसका आगे जो रेट्रोस्पेक्टिव जो पुराने मामले चल रहे हैं उसका क्या होगा? देखिए, जो पहला जो आपका प्रश्न है कि एंजल टैक्स जो है वो सरकार ने अभी हटाया, इसको सरकार ने अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश किया कि जो DPIIT के जो गाइडलाइंस थी और जो उनके रिक्वायरमेंट्स थी उसको उसी हिसाब से हम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट में भी और गाइडलाइंस में, सर्कुलर्स में उसको इनकॉर्पोरेट किया था। बट समहाउ ये परसेप्शन था कि ये जो टैक्स है इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा और लोग हेजिटेंट हैं आने में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि भाई अगर ये परसेप्शन है और उसकी वजह से अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी उस इन्वेस्टमेंट को खत्म करने की। तो इसलिए सरकार ने इसको हटाया है, जिससे कि प्रोत्साहन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अगर से आएगा, एक नैरेटिव बनेगा, एक माहौल बनेगा इन्वेस्टमेंट को लाने का। पुराने मामले ये असेसमेंट ईयर 25-26 से आएगा, यानी जो इस फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसके लिए लागू होगा। लेकिन जो पुराने मामले हैं वो तो अभी उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है इसमें। जो पुराने मामले हैं वो चलेंगे, वो होंगे और उसके ऊपर व्यू लिया जाएगा। जी, वित्त मंत्री ने बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट जो है उसको भी रैशनलाइज करने की बात कही है। कहाँ पे फोकस होगा बेनामी में? क्या अभी लूप होल्स आपको दिख रहे हैं? बेनामी में जो मेन अभी जो इसमें चेंज किया गया है और जो प्रपोज किया गया है वो है कि बेनामी प्रॉपर्टीज में एक बेनामीदार होता है, एक बेनामी बेनिफिशियल ओनर होता है। दोनों के केस में बेनामीदार और बेनिफिशियल ओनर में पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का इस एक्ट में प्रावधान है। क्योंकि प्रोसिक्यूशन का और पेनल्टी का है, तो जो बेनामीदार है वो हो सकता है कि वो चाहता हो सामने आने के और अपना जो पूरा ट्रांजैक्शन है उसके बारे में बताने के लिए हो सकता है चाहता है, बट क्योंकि प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी है तो इसलिए उसको हिचकिचाता है। इसलिए उसमें वेवर दिया है कि अगर बेनामीदार अगर वो आता है और वो सामने आता है और पूरा प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि किस तरह से बेनामी है और बेनिफिशियल ओनर किस तरह की ट्रांजैक्शन है, तो उसको पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से वेवर दिया जाएगा। तो ये एक पहल है जिससे कि आशा ये किया जाता है कि बेनामी प्रॉपर्टी से कंटेक्स्ट में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस बेटर हो पाएंगे और जो बेनामीदार है वो अगर उसका सहयोग मिलता है तो हम लोग ज़्यादा अनर्थ कर पाएंगे। सर, कैपिटल गेन टैक्स के लंबे समय से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंपल करने की बातचीत चल रही थी, उसकी दिशा में आज कुछ स्टेप लिए गए हैं। क्या ये कहें कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अब ठीक हो गए हैं, या आने वाले दिनों में और भी इसमें चीजें हो सकती हैं? कैपिटल गेन स्ट्रक्चर अब सीधा हो चुका है, ठीक हो चुका है, काफी हद तक सीधा हो चुका है, बिकॉज जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है। जो उसमें कैलकुलेशन का जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, उसमें इंडेक्सिंग की भी जो बात थी, वो सब चीज़ें हट गई। अब सिंपल सा कंप्यूटेशन है कैपिटल गेन्स की। दूसरा कि रेट जो है सेम कर दिया है,
चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, एसेट्स हों या नॉन फाइनेंशियल हों। सो उस कंटेक्स्ट में जो है वो स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल हो गया है। दूसरा कि जो प्रपोज ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें ये टैक्स पे फ्रेंडली भी है, और अगर हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखें तो इसमें बेनिफिशियल भी है। जी, पुरानी रिजीम में और अब नए वाले जो प्रपोजल है उसमें लोगों को टैक्स बेनिफिट होगा। अगर वो हम देखें कि नॉन फाइनेंशियल अगर एसेट्स को लेके चलें तो वहाँ पर बेनिफिट होगा। फाइनेंशियल एसेट्स में तो यानी केस इंडेक्सिंग वाली बात नहीं थी, जी, तो वहाँ पर बढ़ा है, बिल्कुल वहाँ पर 10% से 12.5% हुआ है। लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल है उसमें इंडेक्सेशन वाली जो चीज़ है वो ऑफसेट हो गई है 20% से 12.5% तक। तो यानी कि अब कैपिटल गेन टैक्स पे अब कोई आने वाले दिनों में कोई बड़ी फेरबदल हम देखने को मुझे नहीं- लगता है काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगी। काफी स्टेबिलिटी रहेगी। ये अच्छा इंश्योरेंस है हमारे जो मार्केट के खासतौर से निवेशक हैं उनके लिए। सर आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, सर जीएसटी का मोर्चा ऐसा है कि जीएसटी में जितनी सिंप्लीफिकेशन की जाए उतना कम है। क्या इसमें जिस तरह से आने वाले दिनों में जीएसटी काउंसिल की बैठकें होंगी, क्या इसका रोड मैप, क्या मुद्दे रह सकते हैं आने वाले दिनों में जीएसटी काउंसिल की? जीएसटी के विषय में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जीएसटी पे जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो जीएसटी काउंसिल में मुद्दे लेके जाए जाते हैं, और जीएसटी काउंसिल के जो रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से या तो रेट में फेरबदल होता है या फिर अपना प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन होता है। जैसे जीएसटी काउंसिल की जो पीछे मीटिंग हुई थी 22 जून में, जी, 53rd मीटिंग जीएसटी काउंसिल की, उसमें कई सारे निर्णय लिए गए थे, कई सारी रिकमेंडेशंस की गई थी। उसके हिसाब से बजट में कई प्रावधान लेके आए हैं जहां की लॉ में चेंज करने की जरूरत है। और वो प्रावधान ऐसे हैं कि जो जीएसटी में जो शुरू के सालों में जो कुछ मतलब करदाता जो कि खास तौर पे मध्यम या लघु उद्योग में थे उनसे कुछ चूक हो गई, तो उनको ठीक करने के लिए लॉ में ऐसे प्रावधान लेके आए हैं कि जो इंटरेस्ट और पेनल्टी जो कि अगर सेक्शन 73 में कोई नोटिस दिया गया है वो पहले 3 साल के लिए उसको वेव किया जा सकता है कि अगर वो जो उसमें नोटिस में जो टैक्स है, जो डिमांड है, उसको पे कर दें। इसी तरह से जो एक समय निश्चित किया गया था जिसमें कि जिस इनवॉइस उसी पीरियड में अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता था, उसको भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1 जुलाई 2017 से उसमें जो लॉ में प्रोविजन है उसको चेंज करने के लिए इस बजट में प्रावधान लेके आए हैं, क्योंकि ये जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन थी। इसी तरह के और भी प्रावधान हैं और जो कि लॉ में लेके आए गए हैं ताकि ये जैसे ये पास होगा स्टेट्स में अपने वो जीएसटी लॉ में पास करेंगे ताकि वो सिंप्लीफिकेशन की दिशा में अपना आ जाएं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रेट्स के ऊपर, रेट रेशनलाइजेशन के ऊपर जीएसटी काउंसिल ने एक जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है और उसमें पीछे क्योंकि कुछ लोग चेंज हो गए थे तो कुछ मंत्री, तो इसलिए उसमें उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। वो सभी इन सब मुद्दों पे विचार कर रही है। जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी वो अपने जीएसटी काउंसिल में जाएगी और उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। सब मिलके स्टेट्स और सेंटर से मिलके उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो मिलके निर्णय लेंगे और वो रिकमेंडेशन के हिसाब से आगे। ऑनलाइन गेमिंग में रेट रेशनलाइजेशन का भी मुद्दा लंबित है। अक्टूबर में पिछली बार हुआ था कि 6 महीने में इसको रिव्यू करेंगे, वो लंबित है। होने की संभावना है उसमें कुछ रेट में रेशनलाइज? ऑनलाइन गेमिंग पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन गेमिंग में 28% जीएसटी लगता है और पहले वो जीएसटी का रेवेन्यू जिस वैल्यू पे वो लगना था उस पे नहीं आ रहा था, तो उसके हिसाब से कुछ उसमें नियम कानून में कुछ परिवर्तन किए गए थे जो कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई हुए। उसके बाद से उस पर काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है और उसमें रेवेन्यू कलेक्शन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो सेक्टर से प्रॉपरली रेवेन्यू आ रहा है आप इसमें संशोधनों के बाद में, तो ऐसे मुझे अभी तो कोई ज़रूरत लगती नहीं है उस पर कुछ पुनर्विचार करने की। आखिरी सवाल, जो इनकम टैक्स के मोर्चे पर राहत मिली है, ये राहत की आखिरी किस्त है, अभी आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेगा? आगे बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे है ना कि जितना भी हो सके राहत भी दें और टैक्स पेयर को सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करें। शुक्रिया। सीएनबीसी आवाज से जुड़ने के लिए आपका दोनों बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।